हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोगों ने पीए इंफ्रा टेक पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें टारगेट बताया गया है, सपोर्ट लेवल्स को डिस्कस किया गया, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं इन केस यू वांट टू। तो कल हमारे किसी व्यूअर ने एक कमेंट डाला था कि लोडा ग्रुप के शेयर को हम लोग एक बार रिविजिट कर लें। तो कल रात को ही हमने इसको रिविजिट कर लिया था, हमने देख लिया था स्टॉक में क्या हो रहा है, पर बहुत लेट हो गया था, हम वीडियो नहीं बना पाए थे। तो इसलिए अब आफ्टर मार्केट आज टुडे हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली इस स्टॉक में हम दो पार्ट्स डिस्कस करेंगे। एक तो ऐसा फैक्टर जो कि इसकी सेल्स को अफेक्ट कर सकता है, आने वाले टाइम में इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है, और दूसरा टेक्निकल्स। तो कल अगर आप थोड़ा सा ट्रैक करते हैं इकोनॉमी को, तो आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल रेपो रेट बढ़ाया है। तो रेपो रेट बढ़ाने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो लोन आपको थोड़े से कम रेट पे मिल रहा था, अब आपको ज्यादा रेट पे मिलेगा। मान लीजिए मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है और मैं बैंक जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे इतना लोन डिसबर्स कर दो, तो वो मुझे महंगा पड़ेगा अगर मैं एक महीने पहले लेता उससे। तो बेसिकली जब मुझे प्रॉपर्टी के लिए लोन महंगा मिलेगा, तो मैं थोड़ा सा हेजिडेंट हो जाऊंगा कि नहीं यार, मुझे प्रॉपर्टी फिर अभी नहीं खरीदनी है, या मैं थोड़ा वेट करूंगा, थोड़ा और हो सकता है अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगी, थोड़ी सस्ती हो जाएगी तब लूंगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि रियल एस्टेट डेवलपर्स के सेल्स पे असर पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं लोन लेके प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहा हूँ तो उनकी प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी और उनकी सेल्स कम होगी, सेल्स कम होगी तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर आएगा, और प्रॉफिटेबिलिटी पर असर आएगा तो उनकी शेयर प्राइस पे भी कहीं ना कहीं असर आएगा। और दूसरा पार्ट इसका जो है वो ये है कि जो कंपनी है उसके लिए भी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई है। तो अगर कंपनी बैंक के पास जाती है कि भैया मुझे मेरे किसी काम के लिए पैसा चाहिए, तो उसको भी अब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और वो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर भी बढ़ाती है। एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई, अगर इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि सेल्स अगर कांस्टेंट भी हम मान के चलें बट इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट पर उसका असर आता है, और अगेन वो शेयर प्राइस को अफेक्ट करेगा। तो देखते हैं क्या ये मेजर जो आरबीआई ले रहा है उससे इन्फ्लेशन पे कितना असर आता है, और इन कंपनीज के जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, जो ऑटोमोबाइल सेलर्स हैं, रीसेलर्स हैं, उनकी सेल्स पे कितना असर पड़ता है, वो हमें इस क्वार्टर के रिजल्ट से आइडिया लग जाएगा। अब इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। स्टॉक ने बहुत बढ़िया मूव दिया है 26 मई के बाद। हमने इसमें 750 का मैक्सिमम टारगेट दिया था नीचे की तरफ। हमारे टारगेट देने के बाद इसने 814 रुपए का लो बनाया है। उसके बाद से स्टॉक ने लगातार अपसाइड दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन ये लगातार बढ़ा है। उसके बाद एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था पिछले 4 5 दिनों से। फिर इसने ब्रेकआउट दिया कल 8 जून 2022 को, एक रेंज का जहां पे ये घूम रहा था, और आज इसने उस ब्रेकआउट को कंफर्म भी कर दिया है। तो ब्रेकआउट आया है 1092.14 की प्राइस पे, और इसके बेसिस पे अब हम टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे दो पैटर्न्स को कंसीडर करके। तो पहला पैटर्न होगा रेंज ब्रेकआउट, और दूसरा पैटर्न होगा फ्लैग पैटर्न। तो रेंज ब्रेकआउट के बेसिस पे जो टारगेट इस स्टॉक में अब निकल कर आ रहा है वो है 1140 का, या फिर आप 1141 भी ले सकते हैं। और जो फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे इसमें टारगेट निकल कर आ रहा है वो अभी थोड़ा दूर है, वो है 1366.12 का। तो रेंज ब्रेकआउट के बेसिस पे कैसे टारगेट निकाला गया उसको स्टडी कर लेते हैं। आपको ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ब्रेकआउट प्राइस 1092 है, ये दोनों केस में सेम रहेगी, फ्लैग के ब्रेकआउट में भी और रेंज के ब्रेकआउट में भी। और आपको रेंज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। आप प्राइस रेंज टूल को यहाँ से उठाएंगे, नीचे यहाँ पे डालेंगे, ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, तो आपको एक रेंज का मतलब एरिया मिल जाएगा। आपको उस वैल्यू को ब्रेकआउट प्राइस में ऐड करना है और आपको टारगेट मिल जाएगा। तो जो रेंज की वैल्यू है वो है 48.82, ब्रेकआउट प्राइस है 1092.14। आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपको टारगेट मिल जाएगा 1140.96 का, या फिर आप सीधा सीधा 1140 भी इसको लेकर चल सकते हैं। तो ये तो हो गया छोटा टारगेट जो स्टॉक में निकल कर आ रहा है। अब हम बड़ा टारगेट डिस्कस करेंगे ऑन द बेस ऑफ फ्लैग ब्रेकआउट। बेसिकली फ्लैग में तीन चीज आपको ड्रॉ करनी पड़ती है, एक हो गया अपर बैंड, एक हो गया लोअर बैंड, और तीसरा हो गया पोल। तो आप देख सकते हैं हमने पोल ड्रॉ किया हुआ, ये ब्लैक लाइन दिखा रही है पोल है फ्लैग की। तो आपको जो इस पोल की लेंथ है अब उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो लेंथ निकल कर आ रही है 273.98, या फिर आप सीधा सीधा उसको 274 भी ले सकते हैं। अगेन आप इस वैल्यू को ब्रेकआउट प्राइस में ऐड करेंगे जो कि 1092 की है, तो आपको टारगेट मिल जाएगा 1366.12 का। काफी दूर है अभी ये टारगेट, तो थोड़ा अनरियलिस्टिक लगेगा आपको, बट कुछ कह नहीं सकते। जब एक स्टॉक 814 का लो बना के 2 से 4 दिन में, मतलब 7 8 दिन में ही ऑलमोस्ट 10 से 15% का अपसाइड दे सकता है, तो फिर स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। बट जैसा कि हमने बताया कि कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, तो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा
कि क्या हो सकता है। सिर्फ एक ही पॉजिटिव चीज स्टॉक में आज हुई है, वो ये है कि इसने ब्रेकआउट को कंफर्म कर दिया है, जहां पे ये बार बार रुक रहा था या ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था, क्लोज नहीं कर पा रहा था। आप देख सकते हैं कि 3 जून को इसने कोशिश करी थी, ऊपर गया नीचे आया, फिर 6 जून को इसने कोशिश करी, ऊपर गया नीचे आया, फिर थोड़ा नीचे ही खुला, फिर इसने कल फाइनली ब्रेकआउट दिया और आज उस ब्रेकआउट को कंफर्म किया। बट अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये 1112 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रही है वहां, जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करता है नीचे आ जाता है। आप देख सकते हैं कि 6 जून को इसने हाई बनाया 1112 रुपए का, 1112 का, ठीक है। फिर 8 जून को इसने हाई बनाया 1111 रुपए 55 पैसे का, मतलब ऑलमोस्ट सेम प्राइस का। आज जो इसने हाई बनाया वो बनाया 1115 रुपए का। आप देख सकते हैं कि तीनों दिन में से एक बार भी ये स्टॉक जो है 1112 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ऊपर जाते वक्त इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रही है, और जब तक स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग्स देना शुरू नहीं कर देगा तब तक इसमें फर्दर स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तब तक इसमें ये वाला टारगेट भी नहीं आएगा 1140 वाला भी। हमें 1112 के ऊपर लगातार क्लोजिंग चाहिए होंगी, तभी हम कह सकते हैं कि स्टॉक अब फर्दर अपसाइड के लिए रेडी है। तो ये तो इसके लिए होगी पहली मेजर रेजिस्टेंस, इसके ऊपर ये क्लोज नहीं कर पा रहा है। इसके ऊपर क्लोज कर देने के बाद 1112 के बाद जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस निकल कर आ रही है वो है 1134 रुपए की और 1134। एक बार 1134 को क्रॉस कर देगा, उसको होल्ड कर लेगा, फिर ये टारगेट तो ज्यादा दूर नहीं रह जाएगा, उसके बाद फिर हम इस टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। बट आप प्लीज अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट या एडवाइजर के टच में रहिएगा, जैसे जैसे टारगेट्स ऊपर की तरफ मीट होते जाते हैं आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होते रहना चाहिए। तो ये तो गई ऊपर की बात। अब नीचे के सपोर्ट लेवल्स देख लेते हैं। मान लीजिए कि जो आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया उसको कुछ नेगेटिव इफेक्ट स्टॉक पे आता है, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, तो अगर ये नीचे गिरता है तो कहाँ कहाँ इसको सपोर्ट मिलेगा। पहला सपोर्ट लेवल है 1045 रुपए, यहाँ पर कहीं पर इसको सपोर्ट मिलना चाहिए नीचे गिरते वक्त। अगर ये इसको तोड़ देता है, इसके नीचे क्लोजिंग करना शुरू कर देगा। दूसरा सपोर्ट लेवल, मेजर सपोर्ट लेवल है, वो है 1004 रुपए का। अगर ये इसको तोड़ के इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा तो फिर जो इमीडिएट मेजर सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है वो है 977 रुपीज का। अगर 977 के नीचे भी क्लोज करना शुरू कर देगा फिर इसमें फर्दर फॉल भी आ सकता है, और फॉल काफी शार्प हो सकता है। तो ऊपर की तरफ आपको 2 लेवल्स का ध्यान रखना है, 1112 का जिसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, दूसरा 1134 का। नीचे की तरफ आपको 3 लेवल्स पर ध्यान रखना है, 1045, 1004 एंड 977। जो पॉसिबल टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, जो छोटा टारगेट है वो है 1140.96 और 1141, एंड द सेकंड मेजर टारगेट इज 1366.12। तो हमने इसमें काफी कुछ डिस्कस करने की कोशिश करी, अपनी तरफ से बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया है। फिर भी अगर आपको कुछ भी क्वेरीज, कंसर्न्स या सजेशंस हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर।